नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 24वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह खुशनुमा दोपहर, इंग्लिश समर, तापमान है 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने बैक गार्डन में आज के एपिसोड की रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि आज मैं कुछ भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि वेद व्यास की यह संतान आज क्या भविष्यवाणी करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष से मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं है। बहुत ही रूडिमेंट्री नॉलेज ज्योतिष के बारे में मेरी है और उसको मैं यह मान सकता हूं कि कोई नॉलेज ज्योतिष के बारे में मेरी नहीं है जिससे कि मैं उसके बारे में कुछ कह सकूं। पर आज की जो मेरी भविष्यवाणी होने जा रही है वह है अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। अभी जब हमारे पास आंकड़े हैं वे क्या संकेत करते हैं जहां तक भारत की स्थिति है उसको देखते हुए। विशेषतः जब हम देखते हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई है और हम आगे बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन से आगे बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन के आगे क्या भविष्य है भारत का, हमें यह देखना होगा। पहली चीज़ तो मैं यह बता दूं कि जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि इस पेंडेमिक का कोई अंत अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। यह एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली जंग है जो हमें लड़नी है और इसलिए आप अगर यह उम्मीद करते हों कि मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि यह पेंडेमिक बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वह बढ़ने वाले हैं जहां तक भारत की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए। जो पेंडेमिक का इतिहास है उससे जो सीखा है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यह सीखा है कि जब आपका संक्रमण की वृद्धि की रफ्तार कुछ कम हो, जिसे फ्लैट कर्व कहते हैं, वह होने के बाद में जब वह कम होने लगे तो उस वक्त आप लॉकडाउन में कुछ ढील दे सकते हैं। पर भारत की परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। हमने लॉकडाउन में छूट उस वक्त दी है जब जो केसेस हैं वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एब्सोल्यूट नंबर्स की बात कर रहा हूँ और नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद जो लॉकडाउन में छूट दी है मैं उसकी आलोचना नहीं करता, क्योंकि हमें सिर्फ एक परिस्थिति ही ध्यान में नहीं रखनी होती वरन एक होल पिक्चर को ध्यान में रखना होता है और उसको देखते हुए यह आवश्यक था कि लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाए। इस ढील की वजह से नंबर ऑफ़ केसेस निश्चय ही बढ़ने वाले हैं, पर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि यह एक ऐसी महामारी है जिसमें 80% लोगों में या तो कोई लक्षण ही नहीं होते और अगर लक्षण होते हैं तो वह बहुत ही माइल्ड होते हैं और इसलिए उन लोगों को कोई खतरा नहीं। जो बाकी के बचे हुए 20% लोग हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, उसमें भी खाली 5% ऐसे हैं जिनको कि हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से खाली 1% ऐसे हैं जिनको कि आईसीयू के एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से भी एक वेरी स्मॉल नंबर जो है उसको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो मोस्ट एट रिस्क पॉपुलेशन है उनमें सबसे पहले आते हैं वे बुज़ुर्ग लोग जिनको कोई और बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं जैसे कि एस्थमा, एम्फाइजीमा और COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़।
तो इस तरह के लोगों के लिए यह खतरा सबसे ज़्यादा है, और उसमें भी सबसे जो बड़ा खतरा है वह ऐसी आबादी का है जो वृद्ध है और जिसके कोई बीमारी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद 10% से भी कम है, तो इसलिए ऐसी पॉपुलेशन जो एट रिस्क है वह नंबर बहुत छोटा है। इसमें आप गर्भवती महिलाओं को भी साथ में ले सकते हैं। तो इसलिए अगर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिनसे कि इन जो मोस्ट एट रिस्क पीपल हैं उनकी शील्डिंग की जा सके, तो बाकी की पॉपुलेशन के लिए खतरा कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन में ढील देकर कोई गलती हुई है। अब चूँकि लॉकडाउन में ढील हुई है तो इसलिए जो संक्रमणों की संख्या है वह बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी। उसका सबसे बड़ा खतरा जो यह है वह है कि अभी तक जो संक्रमण है वह मूलतः जो बड़े शहर हैं उनमें केंद्रित था, और अब यह संक्रमण जो है गाँव में पहुंच जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय गाँवों में जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं का प्रश्न है, बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या बिल्कुल नहीं हैं। तो इन परिस्थितियों में उन गाँवों के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए खतरा ज़्यादा है और हमें उसके लिए कुछ न कुछ प्रबंध करने के बारे में सोचना होगा। बाकी जो पॉपुलेशन है उसको मैं बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं मानता, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और सावधानियां बरतना बंद कर दें। सावधानियां तो हमें हर हालत में रखनी होंगी, मास्क भी पहनने होंगे और हाथ भी धोने होंगे। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि ओवर द टॉप हो रही हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेनली यह जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो हवा द्वारा फैलता है, और इस बात की संभावना कंपैरेटिवली बहुत कम है कि वह सरफेसेस के थ्रू, टच के थ्रू आप तक पहुँचे। ज़्यादा संभावना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की हवा द्वारा ही है। तो इसलिए वो जो कंसेप्ट है कि सब्जियों को डिसइंफेक्ट करना, जो आपका ख़तरा कम करने की बजाय बढ़ाते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अगर बाहर से कोई सामान लाते हैं तो उसके 2-3 घंटे के लिए बाहर रहने दें, और उसके बाद जो है उसको जहाँ पे भी रखना है, फ्रिज में या अलमारी में जहाँ रखना है वहाँ रखें, ताकि जो वायरस बाहर है वह 2-3 घंटे से ज़्यादा वहाँ रहने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि विभिन्न स्टडीज़ पर्टिकुलरली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो है वह कई तरह की बातें करती हैं, पर मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। तो यह तो हुई संक्रमणों की बात, पर सबसे बड़ी बात जो है वह है मौत की, क्योंकि मौत जो है उससे कोई भी ऐसा मानव नहीं जो घबराता नहीं। तो मौत का जो डर है वह निश्चय ही एक ऐसा डर है जो सभी को परेशान करेगा। पर जैसा मैं कह चुका हूँ कि जो डेथ रेट है वह कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इस इन्फेक्शन में, और जहाँ तक भारत का सवाल है वह विश्व के मुकाबले वह बहुत कम है। तो उसमें भी जो मुख्यतः वृद्ध लोग और जिनको कोई और बीमारी है उनके लिए ख़तरा ज़्यादा है। बाकी जो जनरल पॉपुलेशन है उसके लिए वह ख़तरा कम है। पर जब संक्रमण की संख्या बढ़ेगी तो निश्चय ही जो मृतक हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और मेरी आज की भविष्यवाणी उसी से संबंधित है। अभी तक जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार मेरा अनुमान है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं जो प्रतिदिन हो रही हैं उनकी संख्या 26 मई के बाद प्रतिदिन 300 से ज़्यादा
बढ़ने की संभावना है। यह मैं जो अभी उपलब्ध आंकड़े हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ, पर यह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ऐसा होने जा रहा है और देखते हैं क्या होता है। प्रार्थना करूँगा कि मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित हो, पर जो स्थितियां हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनसे आँख मूंदने से भी कोई पर्पज़ सर्व नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं गणपत जी चोपड़ा, उन्होंने मुझे कहा था कि इस संबंध में मेरा क्या ओपिनियन है वह मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊं। और गणपत चूँकि मैं समझता हूँ गणपति का अपभ्रंश है और गणपति प्रथम पूज्य हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने आज अपना जो व्यक्तिगत मत है इस संबंध में पेश किया है। इसके साथ ही मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं, पर उससे पहले कि मैं विदा लूं, आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए ताकि मैं अपने कार्यक्रम को और रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।